हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ गणेश राणा कोटी। हमने फ़िज़िक्स का पैकेज बनाया है उन बच्चों के लिए जो 12th में हैं और बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और ये सेकंड चैप्टर का 20th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम एडिशनल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। 2.31 तक हम कर चुके हैं और यहाँ पे हम 2.32 क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें बोल रहा है कि अ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हैज़ टू कोएक्सियल सिलेंडर्स ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर एंड रेडियाई 1.5 सेंटीमीटर एंड 1.4 सेंटीमीटर। मतलब हमारे पास दो सिलेंडर हैं। कोएक्सियल सिलेंडर का मतलब हुआ कि एक सिलेंडर के अंदर दूसरा सिलेंडर और दोनों का एक्सिस सेम है। ठीक है, ऐसा कुछ ये इसके अंदर एक सिलेंडर है, एक और बड़े सिलेंडर के अंदर छोटा सिलेंडर और दोनों का रेडियस दे रखा है और दोनों और इसकी लेंथ भी दे रखी है। ये लेंथ दे रखी है 15 सेंटीमीटर, तो हम बोल देंगे 0.15 मीटर इसकी लेंथ हो गई। और रेडियाई जो है इनका ये दिया हुआ है, ये समझ लेते हैं, ये एक्सिस है, कॉमन एक्सिस। ठीक है, ये दे रखा है आपको बड़ा वाला रेडियस 1.5 सेंटीमीटर मतलब 0.015 मीटर और छोटा वाला रेडियस दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर मतलब 0.014 मीटर। ठीक है, अब हमें निकालना है कि ऐसे बोल रहा है द आउटर सिलेंडर इज अर्थ एंड द इनर सिलेंडर इज गिवन अ चार्ज 3.5 माइक्रोकूलम। तो इसको अगर हम ऊपर से देखें, ऊपर की साइड से देखेंगे दोनों सिलेंडर को, तो हमें ऐसा दिखेगा कुछ ऐसा दिखेगा जिसमें एक वो बाहर वाला सिलेंडर, ऊपर से देखेंगे तो हमें सर्कल ही तो दिखेगा ना। तो ये हम मान लेते हैं ऐसा कुछ हमको दिखेगा। ये छोटा सिलेंडर है, वो दोनों ही सर्कल की तरह दिखेंगे। तो यहाँ से हम देख लेते हैं थोड़ा सा। इस व्यू में थोड़ा हम समझने में थोड़ी आसानी होगी, इसलिए बनाए हैं। अब इसमें बोल रहा है कि ये बाहर वाला जो रेडियस है, बड़ा वाला रेडियस, वो है 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसको ले लेते हैं R2 ले लेते हैं और ये जो छोटा वाला रेडियस है उसको R1 ले लेते हैं। ठीक, अब ये R2 है और इसको ले लेते हैं R1। अब क्या है, लेंथ दे रखी है, चलो ठीक है 15 सेंटीमीटर है और चार्ज भी दे रखा है इस पर। और बाहर वाले सिलेंडर को अर्थ कर दिया, अर्थ के साथ जोड़ दिया और अंदर वाले सिलेंडर को चार्ज दे दिया Q, और Q की वैल्यू कितनी है 3.5 माइक्रोकूलम। ठीक है, अब बोल रहा है डिटरमाइन द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम एंड द पोटेंशियल ऑफ द इनर सिलेंडर। तो ये भी क्वेश्चन वैसा ही है जैसे हमने स्फेरिकल कैपेसिटर्स के लिए किया था, सेम वैसे ही सिलेंड्रिकल कैपेसिटर भी होता है। इसमें भी वैसे ही डिराइव कर लेंगे। कैपेसिटेंस कैसे निकालते, पिछले क्वेश्चन में स्फेरिकल कैपेसिटर, पिछले क्वेश्चन में मतलब इससे पहले वाले लेक्चर में हमने स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकाला था। तो जैसे उसमें प्रोसीड किया था वैसे ही इसमें करने वाले हैं। तो कैपेसिटेंस होता क्या हमारा C = Q/V। ठीक है, V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर्स। तो अब क्या है, इसमें ये लिख लेते हैं कि इसका पोटेंशियल V1 ले लेते हैं अंदर वाले का और बाहर वाले का V2 ले लेते हैं। और इसके ऊपर चार्ज दे रखा है Q, तो जो भी होगा Q वो बाहर की तरफ ऐसे फैला होगा। ठीक है, मतलब अंदर वाले कंडक्टर पे के सरफेस पे ही होगा ना चार्ज यहाँ पे, तो पॉजिटिव दे रखा तो पॉजिटिव ही फैल जाएगा। ठीक, अब जैसे ये पॉजिटिव है, ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इंडक्शन हो जाएगा, इसका नेगेटिव चार्ज ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इंडक्शन से नेगेटिव चार्ज आ गया यहाँ पे
और ऐसा ही पॉजिटिव चार्ज इस, क्योंकि देखो बड़ा वाला जो सिलेंडर है वो तो न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो अगर बड़े वाले सिलेंडर पे नेगेटिव चार्ज आएगा अंदर की तरफ तो पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ आएगा, क्योंकि उसको न्यूट्रल ही रहना पड़ेगा। लेकिन पॉजिटिव चार्ज सारा चला जाएगा अर्थ के अंदर, क्योंकि हमने इस बड़े वाले सिलेंडर को अर्थ से जोड़ दिया, तो जितना भी चार्ज होगा बाहर ले सिलेंडर पे, सिलेंडर के आउटर सरफेस पे, बाहर वाले सिलेंडर के आउटर सरफेस पे जो चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज, वो सारा अर्थ के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो रह जाएगा इस पर सिर्फ ये नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चलेगी, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इसके बीच में ही होगी। ठीक है, अब हम आगे प्रोसीड करेंगे। कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालें, वही फॉर्मूला लगा लेते हैं, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, dV इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। ठीक है, अब dV यहाँ पे इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेशन dV इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन E। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक एलिमेंट लेते हैं, छोटा सा एलिमेंट, और यहाँ से हम चलेंगे, ये इसको बोल देंगे dr। इस छोटे से एलिमेंट को हम बोल देंगे कि इसकी लेंथ dr है, तो dr की जो डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी बाहर की तरफ है। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही, तो दोनों के बीच में एंगल 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा E dr cos 0। ठीक, अब लिमिट कहाँ से लगेगी, dV की लिमिट लगेगी V1 से V2, और R की लिमिट लगेगी R1 से R2। ठीक है, तो अब ये cos 0 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो dV का जो इंटीग्रेशन होगा V आएगा, और V पे लिमिट लग जाएगी V1 से V2 इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन R1 से R2। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ये हमें पता है कि ये जो सिलेंडर्स हैं इनकी लेंथ 15 सेंटीमीटर दे रखी है, जो कि इसको L ले लेते हैं, L 15 सेंटीमीटर की जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा है। गैप डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर्स, मतलब डिस्टेंस मतलब जो गैप है दोनों कंडक्टर्स के बीच में, मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि L इज़ वेरी मच लार्जर देन R2 माइनस R1। ठीक है, ये L जो है 15 सेंटीमीटर है, और R2 माइनस R1 कितना है, 0.1 सेंटीमीटर। देखो दोनों रेडियस को माइनस करके देखो, 1.5 सेंटीमीटर माइनस 1.4 सेंटीमीटर, तो 0.1 सेंटीमीटर आ गया। तो 15 सेंटीमीटर 0.1 सेंटीमीटर के सामने काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे केस में हम ये बोल सकते हैं कि ये जो सिलेंडर्स हैं इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है इन दोनों के जो सिलेंडर्स हैं इनके गैप के कंपैरिजन में। तो ऐसे केस में हम ये मान लेते हैं कि इसमें हम इन्फानाइट वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। इन्फानाइट हमने पढ़ रखा है एक डेरिवेशन कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इन्फानाइट स्ट्रेट वायर, उसके लिए जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकाला था वही एक्सप्रेशन हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे इन्फानाइट तो नहीं है लेकिन काफ़ी लंबा है। इन्फानाइट तो वैसे कुछ भी नहीं होता, वो तो कहने वाली बात है। वहाँ पे जब हमने डेरिवेशन की थी तो वहाँ पे हमने इन्फानाइट बोल दिया था, लेकिन इन्फानाइट जैसी चीज़ तो कुछ होती नहीं ना। इन्फानाइट लेंथ क्या होती है, कुछ नहीं होता। जो लेंथ काफ़ी लंबी हो जाएगी वो इन्फानाइट हो जाएगी। ठीक, तो उसमें हमने ऐसे माना था कि जो लेंथ है यहाँ पे जैसे वायर है, ठीक है, ये वायर है और यहाँ पे निकालना है हमको डिस्टेंस, इस इतने r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो ये इन्फानाइट का मतलब है कि इसकी लेंथ, जो भी वायर की लेंथ होगी, इन्फानाइट तो कुछ होता नहीं ना एक्चुअल में, कुछ ना कुछ तो लेंथ होगी। तो ये जो वायर की लेंथ होगी ये r से काफ़ी ज़्यादा होगी, इसीलिए इस वायर को इन्फानाइट मान लेते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पे भी वही है। ये जो लेंथ है सिलेंडर की, ये यहाँ पे जो लेंथ है सिलेंडर की, वो दोनों सिलेंडर्स के बीच में जो गैप है बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए हम मान सकते हैं कि ये जो दोनों सिलेंडर्स हैं ये इस पे हम इन्फानाइट वाले फॉर्मूले लगा सकते हैं। यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है दोनों सिलेंडर्स के बीच में,
तो हम वही डेरिवेशन यूज़ कर सकते हैं जो हमने इनफाइनाइट वायर के लिए किया था। उसमें हमने गॉस लॉ लगाया था, ठीक है। एक इनफाइनाइट वायर थी जिस पे चार्ज फैला हुआ था यूनिफॉर्म, और उसके अराउंड हमने एक सिलेंडर एज्यूम किया था और उससे फ्लक्स निकाला था। तो वही डेरिवेशन हम यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम डिराइव नहीं करेंगे, लेकिन डेरिवेशन वैसा ही है। थोड़ा आपको हिंट दे देता हूँ। यहाँ पे है एक, हम अगर सिलेंडर एज्यूम कर लें, ठीक है, जो कि अंदर वाले छोटे वाले सिलेंडर को, छोटे वाले सिलेंडर और बड़े वाले सिलेंडर के बीच में है, ठीक है। तो अब ये जो हमने गॉसियन सरफेस एज्यूम किया है, इसके ऊपर हम गॉस लॉ लगाएंगे। तो जितना भी चार्ज होगा इसके अंदर वाले सिलेंडर के ऊपर जितना भी चार्ज होगा, वो चार्ज आएगा हमारे एक्सप्रेशन के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए अंदर वाले सिलेंडर पे जो चार्ज है वही डिसाइड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो अंदर वाला जो सिलेंडर है वही डिसाइड कर देगा इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी दोनों सिलेंडर्स के बीच में, ठीक है। तो इस डेरिवेशन में हम ये डेरिवेशन बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने इनफाइनाइट वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव किया था। तो यहाँ पे देखो, थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको। हमने एक सिलेंडर ले लिया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस तरफ और एरिया वेक्टर भी इसी तरफ होगा। तो इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई डी ए कुछ ना कुछ आ जाएगी उसकी वैल्यू, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ, ठीक है, और एरिया वेक्टर है ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे जो फ्लक्स होगा वो 0 हो जाएगा इस वाले ऊपर वाले सरफेस से। ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ है और एरिया वेक्टर नीचे की तरफ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो 0 हो जाएगा। तो जितना भी फ्लक्स होगा वो कर्व्ड सरफेस से होगा, ठीक है। और वो वाला जो फ्लक्स है वो हम उसके बराबर रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, Q/ε0। तो वहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। तो ये है बेसिक, इससे हम डिराइव कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। बिल्कुल वैसे ही डेरिवेशन है जैसे हमने इनफाइनाइट वायर के लिए की थी। तो आप एक बार वो डेरिवेशन देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे डिराइव करना है। हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यूज़ करेंगे सीधा। वो बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है फॉर इनफाइनाइट वायर वो होती है E = 2k λ/r, ठीक है। और लैम्डा होता है हमारा चार्ज अपॉन लेंथ। तो E की वैल्यू हो जाएगी 2kq/L/r, ठीक है। तो यहाँ पे लैम्डा तो नहीं दिया था लेकिन चार्ज दिया था और लेंथ दिया था। तो वो हमने यहाँ पे लैम्डा = चार्ज अपॉन लेंथ होता है, ठीक है। ये डेरिवेशन हम कर चुके हैं, इसीलिए यहाँ पे हमने की नहीं है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है, इसकी जगह पे। तो क्या आएगा 2kq/L/dr, ठीक है। अब इसको हम डिराइव कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। 2kq/L तो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा और 1/r रह जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं हम। तो ये आ जाएगा v2 - v1, v की हमने लिमिट रख दी, ठीक है। यहाँ पे v2 - v1 आ जाएगा और यहाँ पे माइनस क्या आएगा = -r1 से r2। अच्छा, ये कॉमन ले लेंगे ना, वो जो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। 2kq/L तो बाहर आ गया। फिर इंटीग्रेशन r1 से r2, अंदर रह जाएगा dr/r। अब dr/r क्या होता है, मतलब 1/r का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln/r, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2kq/L ln/r, ठीक है। और इस पे लिमिट लग जाएगी r1 से r2। अब ये इसको लिमिट रख देंगे हम, तो क्या आएगा -2kq/L ln/r2/r1, ठीक है। तो ये आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस v1 - v2 लेते हैं।
अगर V2 माइनस V1 ये है तो V1 माइनस V2 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करते थे दोनों तरफ, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो 2KQ/L ln R2 अपॉन R1। ठीक, तो अब ये हम ऐसे बोल सकते हैं, देखो इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, हमें कैपेसिटेंस निकालना है, तो कैपेसिटेंस क्या होता है, C इक्वल टू Q बाय V हमने लिया था, V इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो यही है ना V1 माइनस V2, ठीक है। तो उसको हम ये पूरी वैल्यू जो पोटेंशियल डिफरेंस की यहाँ पे डाल देंगे, तो Q अपॉन ये आ जाएगा 2KQ अपॉन L ln R2 बाय R1, ठीक है। तो अब ये L ऊपर चला जाएगा और सारी वैल्यू हम रख देते, Q तो कट ही जाएगा, तो ये आ जाएगा L बाय 2K ln R2 बाय R1, ठीक है। अब इसमें सारी वैल्यू डाल देते हैं हम, L की वैल्यू दे रखी है, लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर, तो 0.15 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है। ln R2 कितना है 1.5 सेंटीमीटर था, 0.015 डिवाइडेड बाय पॉइंट, या R1 कितना था 1.4 सेंटीमीटर, तो 0.014, ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो C की वैल्यू आ जाएगी, तो C आ जाएगा हमारा 1.2 इंटू 10 की पावर -10 फेरेड। तो ये हमारा आ गया कैपेसिटेंस, ठीक है। और उसने पूछा है, और एक और चीज़ पूछी है कि पोटेंशियल ऑफ द इनर सिलेंडर, अंदर वाले सिलेंडर का पोटेंशियल बताना है। तो बाहर वाले सिलेंडर का कितना पोटेंशियल होगा, वो ज़ीरो ही होगा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि अगर हम किसी कंडक्टर को अर्थ से कनेक्ट कर दें तो उसका पोटेंशियल ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल भी ज़ीरो होता है, और अर्थ इज़ ए कंडक्टर, और किसी कंडक्टर को दूसरे कंडक्टर से अगर टच कर दें तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है। तो अर्थ का ज़ीरो है, तो इस बाहर वाले सिलेंडर का भी पोटेंशियल ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब V2 ज़ीरो हो गया, तो V1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपली आ जाएगी V2 इक्वल टू ज़ीरो एज द आउटर सिलेंडर is connected to earth which has zero potential, ठीक है। तो यहाँ पे हम V2 की वैल्यू ज़ीरो डाल देंगे तो V1 आ जाएगा, V1 इक्वल टू 2KQ अपॉन L ln R2 बाय R1। तो इसमें वैल्यू डाल देंगे हम सारी, 2 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है, इंटू Q चार्ज भी दे रखा है 3.5 इंटू 10 की पावर -6 ln 0.015 अपॉन 0.014, ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आएगा L लेंथ कितनी है 0.15, ठीक है। तो ये V1 की वैल्यू आ जाएगी, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो V1 इक्वल टू 2.9 इंटू 10 की पावर 4 वोल्ट। तो ये पोटेंशियल आ गया अंदर वाले सिलेंडर का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, 33rd क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज टू बी डिजाइंड विद अ वोल्टेज रेटिंग 1 किलोवोल्ट। मतलब एक हमें कैपेसिटर डिज़ाइन करना है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसका कि मतलब जो कि हम 1000 वोल्ट पे काम कर सकें, ठीक है। मतलब इसके अक्रॉस हम 1000 वोल्ट लगा सकें। तो V की वैल्यू दे दी सीधा 1000 वोल्ट, ठीक है। यूजिंग अ मटीरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी इसके अंदर डालना है हमको,
के ले लेते हैं, के की वैल्यू दे रखी है 3, ठीक है। एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अबाउट 10⁻7 वोल्ट पर मीटर, मतलब इस कैपेसिटर का जो पोटेंशियल होना, मतलब जो वर्किंग पोटेंशियल है, जिस पोटेंशियल पे हम काम कर सकते हैं, वो 1000 वोल्ट होना चाहिए और उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक भरा होना चाहिए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 है और उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी दे रखी है 10⁻7 वोल्ट पर मीटर। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हमें अभी ये इसने बता रखा है क्या होता है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड अ मटेरियल कैन टॉलरेट विदाउट ब्रेकडाउन। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि एक कैपेसिटर टॉलरेट कर सकता है बिना खराब हुए, ठीक है। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें कितनी हो सकती है, 10⁻7 वोल्ट पर मीटर, ऐसा बोल रहा हूँ। अब दैट इज विदाउट स्टार्टिंग टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू पार्शियल आयनाइजेशन, मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर ये इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड से ज़्यादा हो जाती है तो यहाँ पे क्या होता है कि बॉन्ड वगैरह टूट जाते हैं, आयनाइजेशन शुरू हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है, आग लग जाती है, कैपेसिटर ख़राब हो जाता है, ठीक है, ब्रेक डाउन हो जाता है, तो फिर काम का नहीं रहता। यही सब बता रहा है। इसमें बोल रहा है, आगे बोलता है, फॉर सेफ्टी वी शुड लाइक द फील्ड नेवर टू एक्सीड से 10% ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। मतलब बोल रहा है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं कैपेसिटर, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी मैक्सिमम की 10% ही लेनी है। तो 10%, 10/100 इंटू किसका 10% किसका, ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का, तो कितना आ जाएगा ये 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमको इसको डिज़ाइन करना है, ठीक। अब बोल रहा है व्हाट मिनिमम एरिया ऑफ द प्लेट्स इज रिक्वायर्ड टू हैव अ कैपेसिटेंस ऑफ 50 पिकोफैरेड। तो कितना एरिया होना चाहिए जिससे कि कैपेसिटेंस 50 पिकोफैरेड हो जाए। तो सी की वैल्यू भी दे रखी है 50 पिकोफैरेड, ठीक है। अब सी का फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे। सी क्या होता है हमारे पास, सी इक्वल टू A∈0 बाय डी। यहाँ पे हमको एरिया निकालना है, सी पता है, ε0 तो पता ही है, कांस्टेंट है, स्मॉल डी नहीं पता है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स वो नहीं पता। तो उसके लिए हम फॉर्मूला वही लगा लेंगे, dV इक्वल टू -E.dr। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि प्लेट्स के बीच में, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कांस्टेंट होती है, और कांस्टेंट के केस में हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया था, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है V, वो होता है E/d के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे D आ जाएगा हमारा V/E, ठीक। और V कितना है, V कितना वोल्टेज होना चाहिए जिस पे हमें, जिसके लिए डिज़ाइन करना है हमको, 1000 10⁻3 अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो सकती है 10⁻6। तो ये आ जाएगा, D की वैल्यू आ जाएगी हमारी 10⁻³ मीटर, ठीक। अब इस D को यहाँ रख देंगे और एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो 50, C की वैल्यू दे रखी है 50 पिकोफैरेड, तो पिको होता है 10⁻12 इक्वल टू A तो हमको निकालना है, और ε0 की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा D की वैल्यू देंगे 10⁻3, ठीक है। और फिर यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे, एरिया आ जाएगा हमारा A इक्वल टू 1.9 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। तो इतना एरिया होना चाहिए प्लेट्स का, तभी हम ये कैपेसिटेंस 50 पिकोफैरेड अचीव कर पाएंगे। और जो भी इसने डिज़ाइन, मतलब हमें कैपेसिटर डिज़ाइन करना है तो इतना एरिया होना चाहिए उस कैपेसिटर की प्लेट्स का, ताकि जिससे कि वो इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड पे काम भी करे, इतना उसका पोटेंशियल के लिए डिज़ाइन हो जाए, ठीक है। उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक भी भरा हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और है, ये गलती हो गई यहाँ पे, ये इंटू यहाँ पे के भी करना पड़ेगा हमको, के मतलब डाइलेक्ट्रिक भी तो भरा हुआ है ना अंदर, तो यहाँ पे भी के की वैल्यू डाल देंगे इंटू 3, ठीक है। तो इन सबको कैलकुलेट कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा एरिया 1.9 10⁻³ मीटर स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पे जो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर भरना है ना हमको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट,
ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, 34वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है डिस्क्राइब स्कीमेटिकली द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कॉरस्पॉन्डिंग टू, 4 पार्ट है इसमें। ए पार्ट है अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द जेड डायरेक्शन। तो पहला पार्ट ये बोल रहा है कि जेड डायरेक्शन, इसी को ले लेते हैं। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता है कैसी होती है, ई की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम रहती है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो पैरेलल होती है, ठीक है, ऐसा कुछ। अब इसमें कैसे होंगे ये हम पढ़ चुके हैं, ये वाला केस। इसमें हमारे पास जो इक्विपोटेंशियल सरफेस आते हैं वो ऐसे आते हैं, वो पैरेलल ही आएंगे और परपेंडिकुलर होते हैं। हमको पता है इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, नॉर्मल होते हैं। तो यहाँ पे एक ही केस बचता है कि एक ऐसा सरफेस आ जाए जो कि सारी इलेक्ट्रिक लाइंस के परपेंडिकुलर हो, तो वो एक ऐसा प्लेन आ जाएगा। तो प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा विद द गैप्स बिटवीन। इसमें बोल सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये वाले इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, ठीक है। इसको हम एक काम करते हैं, रेड से बना लेते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारे ये ऐसे हो गए, ठीक। इनके बीच में जो गैप है ये D1 और D2, अगर मैं लेता हूँ ये मान लो कि 3 वोल्ट, 2 वोल्ट और 1 वोल्ट, मतलब दोनों हम क्या करते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस हम ऐसे एज्यूम करते हैं जिनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट का है। तो जो गैप होगा इनके बीच में वो सेम होगा, ठीक है, क्योंकि हमको पता है ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू dV इक्वल टू माइनस E डॉट dr, ठीक है। और कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हम सीधा बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो dV है वो क्या हो जाएगा ED, मतलब V बोल दो, V इक्वल टू ED, ठीक। तो मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है अगर वो कांस्टेंट मान रहे हैं हम, कांस्टेंट मतलब दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम मान रहे हैं 1 वोल्ट का, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो dB को भी कांस्टेंट होना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए D जो है, जो डिस्टेंस बिटवीन द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं वो सेम रहेगा, ठीक है। चाहे वो आप ये दोनों ले लो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस या ये दोनों ले लो, ठीक। तो ऐसे हमारे पास आ जाएगा प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर प्लेनर, ठीक है। तो ये पहला पार्ट हो गया हमारा। अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरे में क्या बोल रहा है, a field that uniformly increases in magnitude but remains in a constant direction, say z डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन तो वही है लेकिन उसकी वैल्यू बढ़ रही है, डायरेक्शन हमेशा वही है, ऐसा, ठीक है, डायरेक्शन ऐसी है, ये ऐसे मान लेते हैं। लेकिन अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ रही है, ये कहना चाह रहा है वो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखो, यहां से इसी फॉर्मूले से देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी तो ये नीचे जाएगा ना, इसको लिख सकते हैं dV बाय dV इक्वल टू माइनस E डॉट dr। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके नीचे जाएगा, dV के नीचे, तो ऐसे बोल सकते हैं कि जो dr है, डिस्टेंस बिटवीन द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब देखो इस तरफ क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से लेफ्ट से राइट में जा रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ रही है। तो बढ़ रही है तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी जो dr है वो कम होता जाएगा, मतलब डिस्टेंस बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कम होता जाएगा। तो उसको ऐसे बना सकते हैं हम, यहाँ पे भी प्लेनर ही सरफेस होंगे क्योंकि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हमारे पास एक ही चॉइस है यहाँ पे कि प्लेनर ही इक्विपोटेंशियल सरफेस आएंगे। लेकिन आएंगे कैसे, ऐसे आएंगे। ये मान लेते हैं एक सरफेस ये रहा, दूसरा सरफेस ये है
और तीसरा सरफेस ये ले लेते हैं। ठीक, अब इन दोनों के बीच में जो गैप है उसको ले लेते हैं D1 और ये ले लेते हैं D2। अब यहाँ पे क्या है ना, D1 जो है वो ज़्यादा होगा, D1 मोर देन D2। क्यों? क्योंकि अभी देखा ना हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड आगे जाके बढ़ती रहेगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती रहेगी, जो dr है, डिस्टेंस बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, वो कम होता जाएगा। ठीक है, तो वो कम होता जाएगा तो डिस्टेंस जो है वो दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में ये कम हो रहा है। तो इसको हम वैसे ही नाम दे देते हैं यहाँ पे 3 वोल्ट, 2 वोल्ट, 1 वोल्ट। ठीक है, ये भी 1 वोल्ट है। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस ले लेते हैं जिनके बीच में 3 इक्विपोटेंशियल सरफेस ले लिया कि हर 2 कंसेक्यूटिव इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट है। तो उस केस में क्या होगा कि जो गैप है कंसेक्यूटिव इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में वो कम होता जाएगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी तो गैप कम होता रहेगा, ई बढ़ेगा तो dr कम होता रहेगा। ठीक है, तो यही डिफरेंस है इसमें और ए और बी पार्ट के अंदर। ठीक, तो ये हमने देख लिया बी पार्ट। अब सी पार्ट भी कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे बी पार्ट में लिख देते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, उसने पूछा ना कैसे होंगे, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इसमें भी प्लेनर ही होंगे। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर प्लेनर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो देखने में तो वैसी ही है ना कि z डायरेक्शन में है, तो इसके परपेंडिकुलर अगर आप बनाओगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस तो प्लेनर ही आपके पास आएगा, तो प्लेनर हो जाएंगे। अब सी पार्ट देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि अ सिंगल पॉजिटिव चार्ज एट द ओरिजिन, मतलब सिंगल पॉजिटिव चार्ज है उसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने हैं। तो ये तो बहुत ईजी है, ये तो हम देख भी चुके हैं कि अगर एक हमारे पास चार्ज होता है, सिंगल पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू ले लेते हैं, तो उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलती है, ऐसे निकलती है, हमें पता है। ऐसे मान लेते हैं, ऊपर पीछे इधर ले लेते हैं, नीचे आ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलती है, ऐसे निकलती है ना, रेडियली आउटवर्ड्स। तो इसके ये जो बनेंगे हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे बनेंगे, परपेंडिकुलर ही बनेंगे, ऐसे बन जाएंगे। ठीक है, और बना लो, ये एक और बना लेते हैं, ये। ठीक है, तो ये कैसे सरफेसेस हैं, ये स्फेरिकल सरफेसेस होंगे, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर स्फेरिकल। ठीक है, अब डी पार्ट भी देख लेते हैं। अ यूनिफॉर्म ग्रिड कंसिस्टिंग ऑफ लॉन्ग इक्वली स्पेस्ड पैरेलल चार्ज्ड वायर्स इन अ प्लेन। अच्छा, देखो अब क्या बोल रहा है ये कि डी पार्ट में कि हमारे पास बहुत सारी वायर्स हैं, बहुत लंबी वायर्स हैं, ऐसे ऐसे मान लेते हैं, इन्फानाइट ही हो जाएगा। जब बहुत लंबा बोल दिया उसने, बहुत लंबी वायर्स हैं, तो इन्फानाइट मान लेंगे। ठीक है, ऐसे। ये अब यहां से हमको इक्विपोटेंशियल सरफेस हमको बनाना पड़ेगा। तो देखो एग्जैक्टली तो हम बता नहीं सकते कैसा होगा, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसको हम अंदाजे से कुछ तो बता सकते हैं, जैसे कि इसको पहले ऊपर से देखते हैं। अगर ऊपर से देखेंगे तो हमें ये सारी वायर्स कैसे दिखेंगी, पॉइंट की तरह दिखेगी। तो पॉइंट की तरह यहाँ पे बना लेते हैं। ये पॉइंट एक देखेगा, उसके बगल में एक पॉइंट, फिर एक और, फिर एक और, ऐसे करके बहुत सारी वायर्स दिखेंगी। ठीक, तो यहाँ पे अब शुरू में क्या होगा कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलती है, हमने ये पढ़ा है कि कोई भी वायर है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स ही निकलती है। तो रेडियली आउटवर्ड्स का मतलब ऐसे होना चाहिए। एक मिनट, रेड से बना लेते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस।
इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे होंगे, ठीक है, ऐसे निकलने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये हमेशा ऐसे नहीं निकलेंगे। अगले वाले इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, ये दोनों थोड़ा इंटरफेरेंस होगा, तो ये एग्जैक्टली स्फेरिकल तो नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत शुरू में बोल सकते हैं कि जो पॉइंट्स फॉर पॉइंट्स वेरी क्लोज टू लाइन वायर, हम बोल सकते हैं स्फेरिकल नहीं, सॉरी, सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे अगर आप बहुत क्लोज देखते हो वायर के, ठीक है, लेकिन थोड़ा दूर जाते हो तो फिर बाकी वो वायर्स हैं उनकी वजह से भी पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, तो फिर वो सिलेंड्रिकल बचेगा नहीं, थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बोल दो कि ऐसा हो जाना चाहिए। सॉरी, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। और थोड़ा आगे जाओगे सेम सिचुएशन नीचे की तरफ होगी, वो हम तो एक तरफ बना लेते हैं बस। और आगे जाओगे तो कैसा होगा, ऐसा होगा, थोड़ा फ्लैट होने की कोशिश करेगा, ठीक है। और ऊपर जाओगे तो थोड़ा और फ्लैट होने की कोशिश करेगा, ठीक। और ऊपर जाओगे तो लगभग फ्लैट हो जाएगा, और थोड़ा ऊपर जाओगे ज़्यादा रहोगे तो एक आपको फ्लैट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे अप्रॉक्सीमेटली हम बता सकते हैं, एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि शेप कैसा होगा। अप्रॉक्सीमेटली शुरू में जो वायर्स हैं, वायर्स में से सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस निकलेंगे शुरू में, मतलब जो शुरू का मतलब ये हुआ कि वायर्स के बहुत क्लोज आप पॉइंट्स लेते हो तो वहाँ पे सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको अप्रॉक्सीमेटली सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस दिखेंगे। लेकिन आप जैसे ही थोड़ा आगे चलते हो, थोड़ा आगे बढ़ते हो, थोड़े पॉइंट्स दूर लेते हो, तो फिर आपके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस चेंज होने लग जाएंगे, क्योंकि दूसरे वाले वायर्स भी कि उनकी वजह से भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, तो इसलिए शेप थोड़ी चेंज हो जाएगी और कुछ ऐसी होने लग जाएगी। और बहुत दूर जाते हो तो आपके पास एक फ्लैट, एक प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सारी जितने भी ये वेव्स जैसे बन रही हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये धीरे धीरे फ्लैट होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम शेप के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, तो यहीं पे इतना छोड़ देते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, 35वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है इन अ वेंडी ग्राफ टाइप जनरेटर अ स्फेरिकल मेटल शेल इज टू बी 15 इंटू 10⁶ वोल्ट इलेक्ट्रोड। मतलब एक हमारे पास क्या है, वेंडी ग्राफ जनरेटर में हम स्फेरिकल शेल लेते हैं, तो उसी की बात कर रहा है कि इसका पोटेंशियल बोल रहा है ना स्फेरिकल मेटल शेल, तो ये है स्फेरिकल मेटल शेल और उसका पोटेंशियल दे रखा है V = 15 इंटू 10⁶ वोल्ट, ठीक। अब बोल रहा है कि द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द गैस सराउंडिंग द इलेक्ट्रोड इज 5 इंटू 10⁻⁷। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि देखो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ये एक बार हम मतलब पिछले क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन पहले भी आया था। इसका मतलब ये होता है कि जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इतनी हो सकती है, उससे ज़्यादा हो जाएगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगा किसका, मटेरियल का। कौन सा मटेरियल, जैसे एयर है, यहाँ पे आसपास क्या है इसके, एयर है, तो एयर का ब्रेक डाउन हो जाएगा, एयर के मॉलिक्यूल के बॉन्ड टूट जाएंगे और आयनाइजेशन हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगी, चार्ज जो है वो निकल जाएगा स्फीयर से और हवा में चला जाएगा, ठीक है, डिस्चार्ज हो जाएगा ये शेल। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि जितना डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है हवा का, मतलब एयर जो भी गैस इसके आसपास है उसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इस मेटल शेल की नहीं मतलब के आसपास नहीं होनी चाहिए। इस मेटालिक शेल, स्फेरिकल जो मेटल शेल है, इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ गैस से कम होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैक्सिमम हो सकती है वो कितनी हो सकती है शेल की, 5 इंटू 10⁻⁷
7, ठीक है, वोल्ट पर मीटर। अगर इस शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 5 × 10⁻⁷ से ज़्यादा हो जाए, अगर ज़्यादा हो जाएगी तो फिर जो गैस है इसके आसपास घूम रही है वो आयनाइज हो जाएगी और फिर चार्ज जो है इसके ऊपर निकल जाएगा, फिर कुछ बचेगा नहीं, ठीक है। अब उसमें बोल रहा है कि व्हाट इज़ द मिनिमम रेडियस ऑफ द स्फेरिकल शेल रिक्वायर्ड। अब देखो ये है कि पोटेंशियल दे रखा है, तो पोटेंशियल को ऐसे लिख सकते हैं, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है 15 × 10 की, मतलब पोटेंशियल जो दे रखा है ये V = KQ/R। इस पे मान लेते हैं कुछ चार्ज है, ठीक है, तो KQ/ इसका रेडियस मान लेते हैं R है, ठीक। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है जो पॉसिबल है, ठीक है। अब मैक्सिमम कहाँ होती है, शेल के सरफेस पे ही होती है। अब सरफेस पे फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये होता है E = KQ/R², ठीक। अब इन दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं, तो देखो KQ तो कट गया और एक R भी कट जाएगा, ठीक। बचा क्या, ये तो सीधा आ जाएगा, अच्छा ये भी कट जाएगा, 5 इससे कट जाएगा 3 और ये इससे कट जाएगा तो बचेगा ये 10। तो R की वैल्यू आ जाएगी सीधा 3/10, मतलब 0.3 मीटर, मतलब 30 सेंटीमीटर का रेडियस होना चाहिए, ठीक। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, 36वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है अ स्मॉल स्फेयर ऑफ रेडियस R1 एंड चार्ज Q1 इज एनक्लोज्ड बाय अ स्फेरिकल शेल of radius R2 and charge Q2. Show that if Q1 is positive, charge will necessarily flow from the sphere to the shell when the two are connected by a wire, no matter what the charge Q2 on the shell is. मतलब बोल रहा है कि एक शेल है, ठीक है, ऐसे कुछ शेल है और उसके अंदर हमने एक स्फेयर रख दिया, इस शेल के अंदर स्फेयर रख दिया, दोनों, ठीक है। अब इसका रेडियस क्या दे रखा है R1, इसका रेडियस R1 है और बाहर वाले का रेडियस क्या है R2 ले लेते हैं और अंदर वाले पे चार्ज है Q1 और बाहर वाले पे है Q2, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देते हैं Q1 है। अब वो बोल रहा है कि अगर हम दोनों शेल और स्फेयर को एक तार से जोड़ दें मेटल वायर से, ऐसा कुछ, तो फिर ये हमें शो करना है कि जो Q1 है वो सारा का सारा बाहर चला जाएगा, ठीक। तो कर लेते हैं इसको, ये छोटा सा क्वेश्चन है। मान लेते हैं कि जब हम इन दोनों को एक शेल और स्फेयर को कंडक्टिंग वायर से जोड़ते हैं, ठीक, तो फिर मान लेते हैं कि इसमें से चार्ज निकला Q, छोटे वाले स्फेयर में जो अंदर जो स्फेयर पड़ा है उसमें से Q चार्ज निकल गया और वो कहाँ जाएगा, बाहर ही जाएगा, ठीक है, और कोई जगह नहीं है, या तो ये इस पे जाएगा या तो छोटे वाले से निकलेगा तो जाएगा कहाँ, बड़े वाले पे जाएगा ना शेल पे। तो मान लेते हैं कि नेगेटिव चार्ज -Q निकल गया तो वहाँ पे पहुँच गया +Q, ठीक। अब इसका पोटेंशियल मान लेते हैं V1 अंदर वाले का और बाहर वाले का मान लेते हैं V2। तो अब दोनों का पोटेंशियल तो सेम होना चाहिए, लेकिन अब हम देखते हैं कि पोटेंशियल होगा कितना। पहले तो पोटेंशियल की इक्वेशन लिख लेते हैं दोनों के, शेल के लिए भी और स्फेयर के लिए भी। तो पहले हम लिखते हैं स्फेयर के लिए लिखते हैं, अंदर वाले के लिए। तो V1 क्या होगा, एक तो पोटेंशियल होगा उसके खुद की वजह से, कितना होगा Q1 - Q, KQ/R ही होता है ना किसी भी स्फेयर का पोटेंशियल, KQ/R। तो Q1, अब Q हमने माना है, Q1 तो रहेगा नहीं क्योंकि हमने माना है कि थोड़ा सा चार्ज शायद निकल जाए छोटे वाले स्फेयर से और पहुंच जाए शेल के ऊपर, ऐसा हो जाए शायद, ठीक है, वो देख लेंगे। कुछ नहीं जाएगा अगर तो स्मॉल q की वैल्यू 0 हो जाएगी, अगर कुछ जाएगा तो वो कुछ ना कुछ आ ही जाएगा इक्वेशन से, ठीक है। तो अंदर वाले का जो पोटेंशियल है एक तो उसका खुद की वजह से होगा और एक होगा जो बाहर जो बड़ा वाला शेल है उसकी वजह से भी अंदर पोटेंशियल होता है, ये हम पढ़ चुके हैं।
कितना होता है? उतना ही होता है जितना सरफेस पे होता है। मतलब मान लो कि इस एक शेल है, इसका कुछ पोटेंशियल है सरफेस पे, ठीक, v मान लो। तो अंदर कोई भी पॉइंट लोगे आप, उसके हर पॉइंट पे, अंदर किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल उतना ही रहेगा जितना सरफेस पे है। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं, ठीक। तो इसको आपको याद होनी चाहिए। तो एक तो देखो अंदर जो पोटेंशियल है छोटे वाले स्फेयर का, एक तो वो खुद की वजह से होगा। खुद की वजह से मतलब खुद पे जो चार्ज है, तो खुद पे चार्ज है Q1 माइनस Q, तो वो हमने देख लिया कि K Q1 माइनस Q बाय R1, ये पोटेंशियल तो होगा खुद की वजह से। एक होगा बड़े वाले की वजह से अंदर पोटेंशियल, तो बड़े वाले की वजह से अंदर पोटेंशियल उतना ही होगा जितना बड़े वाले के सरफेस पे होगा। तो कितना होगा बड़े वाले के सरफेस पे? K Q2 प्लस Q डिवाइडेड बाय R2, ठीक। अब हम देखते हैं पोटेंशियल V2 बड़े वाले का पोटेंशियल क्या होगा? एक तो खुद की वजह से होगा, कितना होगा? K Q2 प्लस Q बाय R2, ठीक है, प्लस, और एक होगा अंदर वाले की वजह से। अंदर वाले की वजह से मतलब अगर एक स्फेयर है और यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है जो कि सेंटर से r डिस्टेंस पे है, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? अगर इस पे चार्ज Q है, K Q बाय R, सिंपल, ठीक है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो यही हम लगा लेते हैं यहाँ पे फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा? K अंदर वाले पे कितना चार्ज है? Q1 माइनस Q डिवाइडेड बाय R2, ठीक। अब हमें पता है कि जब हमने दोनों बॉडीज़ को, ये जो है स्फेयर और शेल, इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तार से, तो फिर क्या होगा? दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, क्योंकि दोनों फिर एक ही कंडक्टर बन जाएंगे। तो V1 इक्वल टू V2 हो जाएगा, ठीक। अब इन दोनों को बराबर कर दो, तो बराबर कर देंगे तो क्या आएगा? K Q1 माइनस Q डिवाइडेड बाय R1 प्लस K Q2 प्लस Q डिवाइडेड बाय R2, ठीक है, और इक्वल टू K Q2 प्लस Q डिवाइडेड बाय R2 प्लस K Q1 माइनस Q डिवाइडेड बाय R2। अब देखो ये तो पूरा ही कट गया, ठीक है, और बचा क्या? K, ये K भी कट ही जाएगा दोनों तरफ से। बचा क्या? Q1 माइनस Q अपॉन R1 इक्वल टू Q1 माइनस Q डिवाइडेड बाय R2, ठीक। अब हम इस वाली क्वांटिटी को इस तरफ ले जाएंगे, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको हम, Q1 माइनस Q कॉमन ले लेंगे, ठीक है, और ब्रैकेट में लिख लेंगे 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 लिख सकते हैं, क्योंकि इस वाली क्वांटिटी को हम उठा के इधर ले जाएंगे और Q1 माइनस Q कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो, या तो ये दो ब्रैकेट है यहाँ पे, या तो ये टर्म 0 होगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, या तो ये 0 हो जाएगा, नहीं तो फिर या तो ये 0 होगा, Q1 माइनस Q 0 हो जाएगा। अब देखो ये एक ऐसी चीज़ है कि ये रेडियस ही अलग है, कैसे 0 होंगे? 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 ये तो कभी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि एक का रेडियस कम है दूसरे का ज़्यादा है, तो ये बराबर तो है नहीं ना। जब बराबर नहीं है तो फिर कैसे 0 हो सकता है? तो ये 0 नहीं हो सकता, ब्रैकेट में ये 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 कभी 0 नहीं हो सकता। तो क्या फिर क्या 0 होगा? Q1 माइनस Q ही 0 होगा, तो Q1 माइनस Q, यही इसी को 0 बनना पड़ेगा। और यहाँ से हम देख सकते हैं तो Q जो स्मॉल q है वो Q1 के बराबर है। इसका मतलब हमने माना था कि थोड़ा सा चार्ज स्फेयर से उठ के बाहर चला गया, तो वो थोड़ा सा चार्ज किसके बराबर होगा? वो Q1 के बराबर ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि सारा का सारा चार्ज स्फेयर से उठ के बाहर चला जाएगा, तो अंदर वाले पे कुछ भी चार्ज नहीं बचेगा। तो यही हमको शो करना था कि यहाँ पे जो चार्ज विल नेसेसरीली फ्लो फ्रॉम स्फेयर टू द शेल, सारा का सारा चार्ज इस स्फेयर से उठ के बाहर चला जाएगा, जो कि हमने शो कर दिया, ठीक।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहर कितना चार्ज है, अंदर कितना चार्ज है, कुछ भी चार्ज हो, जितना भी अंदर चार्ज होगा सारा का सारा बाहर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, 37वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 3 पार्ट्स हैं, तो पहला पार्ट देख लेते हैं। बोल रहा है, सॉरी इसमें डी 4 पार्ट है, डी पार्ट यहाँ पे है, ठीक है, अगले पेज पे। तो पहला पार्ट देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर इज एट अबाउट 400 किलो वोल्ट विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस ऑफ द अर्थ corresponding to an electric field that decreases with altitude near the surface of the earth. The field is about 100 volt per meter. Then why do we not get an electric shock as we step out of our house into the open? ठीक है, assume that the house to be a steel cage so there is no field inside. मतलब कुछ नहीं है, छोटी चीज़ है। इसमें बोल रहा है कि जो हमारा अर्थ है उसके एटमॉस्फेयर के ऊपर, जहाँ पे एटमॉस्फेयर ख़त्म होता है उसके टॉप पे इतना पोटेंशियल है। ठीक है, तो पोटेंशियल है और विद रिस्पेक्ट टू अर्थ बोल रहा है, विद रिस्पेक्ट टू सरफेस ऑफ अर्थ। तो अर्थ का अगर 0 मान लेते हैं, 0 होता ही है, अर्थ का पोटेंशियल 0 होता है, तो फिर ऐसे बोल सकते हो कि यहाँ पे, चलो देख लेते हैं, ए पार्ट में अर्थ है, ठीक है, और इसके टॉप में एटमॉस्फेयर मान लेते हैं, यहाँ तक एटमॉस्फेयर है, तो यहाँ पे 400 किलो वोल्ट का पोटेंशियल है और यहाँ पे 0 वोल्ट है। ठीक है, अर्थ का सरफेस 0 वोल्ट पे होता है। अब बोल रहा है कि यहाँ पे और कुछ और भी बोल रहा है कि नियर द सरफेस ऑफ अर्थ द फील्ड इज अबाउट 100 वोल्ट पर मीटर। देन वाई देन डू वी नॉट गेट देन इलेक्ट्रिक शॉक एज वी स्टेप आउट ऑफ अ हाउस इन टू द ओपन। मतलब जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमको फिर शॉक क्यों नहीं लगता, इलेक्ट्रिक शॉक क्यों नहीं लगता? मान लो आदमी खड़ा हुआ है, इसको शॉक क्यों नहीं लगा, ज़मीन पर खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 100 वोल्ट पर मीटर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन शॉक क्यों नहीं लगा? क्योंकि देखो ऐसा है, सिंपल सी चीज़ है, वोल्टेज कितना भी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी भी हो, अर्थ इज अ कंडक्टर, अर्थ एंड ह्यूमन बॉडी बोथ आर कंडक्टर्स। ठीक है, अब कंडक्टर्स हैं तो क्या होगा, दोनों कांटेक्ट में भी है, ह्यूमन बॉडी और अर्थ का सरफेस दोनों कांटेक्ट में, तो फिर जब कांटेक्ट में है तो पोटेंशियल दोनों का सेम हो जाएगा ना। तो पोटेंशियल ऑफ बोथ विल बी सेम, मतलब आदमी का पोटेंशियल भी 0 वोल्ट ही हो जाएगा। ठीक, अब जब आदमी का पोटेंशियल 0 वोल्ट है और अर्थ का भी 0 है, तो यहाँ पे आदमी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी 0 ही है। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 तो फिर कुछ होगा ही नहीं ना, कोई करंट तो फ्लो नहीं करेगा। ऐसे भी समझ सकते हो कि आदमी और अर्थ मिलके एक कंडक्टर बना दिया, और कंडक्टर बन गया तो बाहर जितनी मर्जी फील्ड है वो तो अंदर तो घुसेगी नहीं, जब फील्ड ही नहीं घुसेगी तो कहाँ से करंट फ्लो करेगा। ठीक है, हमें पता है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, तो कंडक्टर के अंदर फिर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी तो करंट कहाँ से फ्लो करेगा। तो इसलिए ऐसे बोल सकते हैं, पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड अर्थ आर सेम, दोनों का सेम पोटेंशियल है। इक्वी पोटेंशियल पे भी बोल सकते हैं, दोनों इक्वी पोटेंशियल पे हैं, दोनों का सेम पोटेंशियल है। पोटेंशियल ही सेम है तो करंट कहाँ से फ्लो करेगा, कुछ नहीं करेगा, तो शॉक भी नहीं लगेगा उसको। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट। तो बी पार्ट देख लेते हैं। बी पार्ट में बोल रहा है, अ मैन फिक्सेस आउटसाइड हिज हाउस वन इवनिंग अ 2 मीटर हाई इंसुलेटिंग स्लैब कैरिंग ऑन इट्स टॉप अ लार्ज एल्यूमिनियम शीट ऑफ एरिया 1 मीटर स्क्वायर. Will he get an electric shock if he touches the
मेटल शीट नेक्स्ट मॉर्निंग। तो देखो इसमें सिंपल सी चीज़ है, बोल रहा है कि इसको देख लेते हैं। बी पार्ट में ये बोल रहा है कि एक आदमी ने क्या किया, छत के ऊपर गया और उसमें उसने छत के ऊपर एक तो इंसुलेटिंग स्लैब रख दी और उसके ऊपर एक शीट रख दी। ठीक है, ऐसे कुछ शीट रख दी। एल्यूमिनियम की शीट है ये, एल्यूमिनियम शीट मतलब कंडक्टिंग शीट है, कंडक्टर है, एल्यूमिनियम शीट। ठीक है, और ये क्या है, इंसुलेटर। इंसुलेटर के ऊपर उसने एल्यूमिनियम की शीट रख दी छत पे। तो अब बोल रहा है कि उसने छोड़ दिया रात भर के लिए और उसके बाद जाता है सुबह और उसको टच करता है, तो क्या होगा, टच कर दिया तो होगा क्या। देखो ऐसा है, जब रात भर के लिए उसने छोड़ा था शीट को तो हवाएं वगैरह चलने लगती हैं, कुछ कुछ होता है, हवा के चलने से ही रबिंग हो जाती है और उससे ही चार्ज इधर उधर फ्लो करने लगता है। ठीक है, मतलब चार्ज आ जाता है बॉडीज़ के ऊपर, हवा के चलने से भी बॉडीज़ के ऊपर चार्ज आता है, तो इसके ऊपर भी चार्ज आ जाएगा, कुछ ना कुछ चार्ज तो आ सकता है, आ जाता है। ठीक है, अब जैसे ही ये इसको टच करेगा तो ये तो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में आदमी, और ये आदमी ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है, मतलब छत के साथ कांटेक्ट है, छत भी ग्राउंड के साथ ही जुड़ी है, सारी एक ही चीज़ है ये, छत, घर, ग्राउंड, आदमी, सारा एक ही पोटेंशियल पे है। तो आदमी का पोटेंशियल 0 है और इस प्लेट पे कुछ ना कुछ चार्ज है, तो इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल तो होगा, तो इसका कुछ पोटेंशियल है V मान लेते हैं और आदमी का पोटेंशियल है 0। तो अब ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल चार्ज फ्लो करने लग जाएगा ऐसे। ठीक है, जब चार्ज फ्लो करेगा कहाँ पे जाएगा, धरती के अंदर, तो आदमी के अंदर से जाएगा तो उसको शॉक लग जाएगा, इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा। ठीक, तो इस केस में हम बोल सकते हैं यहाँ पे पिछले पार्ट में क्या किया था हमने, इसने पूछा क्या था, अच्छा पहले पार्ट का तो हमने आंसर भी बताया नहीं ना, कि इसको शॉक लगेगा नहीं लगेगा, इसको शॉक नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, चलो इसमें लिखते हैं कि द पर्सन विल नॉट गेट शॉक। अच्छा इसने तो उसने पूछा था क्यों नहीं, अच्छा ठीक है, इस क्वेश्चन में उसने पूछा था कि पर्सन को शॉक क्यों नहीं लगता, इसलिए लगता क्योंकि पोटेंशियल सेम हो जाता है, बस। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पार्ट में ये पूछा है कि क्या उसको शॉक लगेगा, यही पूछा है ना, विल ही गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, इसमें तो फिर इसका आंसर हो जाएगा यस, यस द पर्सन, द मैन will get a shock, will get a shock। क्यों, because ड्यू टू, अब देखो जब हम कुछ चीज़ को छोड़ देते हैं रात भर के लिए तो हवाएं वगैरह चलती हैं, उस वजह से चार्ज आ जाता है। बिकॉज द एल्यूमिनियम शीट, द एल्यूमिनियम sheet may become charged, may become charged due to क्या है, क्या बोल सकते हैं, ड्यू टू विंड। ठीक है, हवा वगैरह बोल सकते हैं, बहुत कुछ, बहुत और भी कारण होते हैं, ज़्यादातर यही है कि हवा चलने लगती है तो उसके ऊपर चार्ज आ जाता है। ठीक, मे बिकम चार्ज्ड ड्यू टू विंड एंड एक्वायर सम पोटेंशियल, एक्वायर सम पोटेंशियल। ठीक है, बट पोटेंशियल ऑफ मैन, पोटेंशियल ऑफ मैन इज 0, क्योंकि वो अर्थ के कांटेक्ट में है ना, इज 0। सो द चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, चार्ज फ्लो कर जाएगा, जैसे ही वो आदमी इसको टच करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा आदमी के अक्रॉस। आदमी का हाथ होगा हाई पोटेंशियल पे और पाँव होगा लो पोटेंशियल पे,
तो फिर ये इसके बीच में चार्ज फ्लो करने लग जाएगा तो उसको शॉक लगेगा। ठीक है, ठीक है। व्हेन ही टचेस द शीट ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज विल फ्लो। चार्ज विल फ्लो थ्रू हिज बॉडी। तो बस बहुत है, इतना एक्सप्लेनेशन काफ़ी है। चार्ज जो है उसकी बॉडी से फ्लो करेगा तो उसको शॉक लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बी पार्ट। सी पार्ट देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है द डिस्चार्जिंग करंट इन द एटमोसफेयर ड्यू टू द स्मॉल कंडक्टिविटी ऑफ एयर इज नोन टू बी 1800 एम्पेयर ऑन एन एवरेज over the globe. Then why then does the atmosphere not discharge itself completely in due course and become electrically neutral? In other words, what keeps the atmosphere charged? मतलब इसमें बोल रहा है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें से करंट फ्लो करता रहता है हमेशा अर्थ की तरफ। ठीक है, मतलब एटमॉस्फेयर डिस्चार्ज होता रहता है, एटमॉस्फेयर में से करंट आता रहता है, चार्ज नीचे आता रहता है। जैसे बिजली गिरती रहती है, कहीं कहीं पे बिजली गिर जाती है तो बहुत ज़्यादा चार्ज नीचे गिरता रहता है। तो अब ऐसे बोल रहा है कि 1800 एम्पेयर जो है ये क्या है, ये करंट, हाँ करंट 1800 एम्पेयर करंट ऐसे नीचे आता रहता है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि ऐसे तो सारा का सारा चार्ज खत्म हो जाएगा। जब चार्ज नीचे आ रहा है एटमॉस्फेयर से धरती की तरफ तो सारा चार्ज खत्म हो जाएगा। तो फिर ऐसा क्यों नहीं होता कि वो न्यूट्रल बन जाएगा थोड़े टाइम बाद? न्यूट्रल इसलिए नहीं बनता क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, पहले तो क्वेश्चन समझो कि ये बोल रहा है अर्थ है, उसके ऊपर एटमॉस्फेयर है। ठीक है, तो वो चार्ज्ड है और उसमें से क्या होता है, चार्ज है तो फिर यहाँ से कुछ ना कुछ चार्ज धरती के अंदर गिरता रहता है। जैसे बिजली गिर गई कहीं से या मतलब बिजली गिरती रहती है जगह जगह पे, तो चार्ज नीचे आता रहता है। ठीक, तो ऐसे पूरा एटमॉस्फेयर न्यूट्रल क्यों नहीं हो जाता? थोड़े टाइम में न्यूट्रल हो जाएगा जब चार्ज ही गिरता रहेगा। सारा चार्ज जब गिर जाएगा तो न्यूट्रल हो जाएगा। तो ऐसा क्यों नहीं होता, ये पूछ रहा है वो। देखो ऐसा इसलिए नहीं होता, एटमॉस्फेयर न्यूट्रल इसलिए नहीं होता क्योंकि नीचे से भी चार्ज ऊपर जाता है। ठीक है, धरती से भी ऊपर जाता है चार्ज। कैसे जाता है मतलब, धरती से ऊपर क्या मतलब, नीचे से ऊपर जाएगा। नीचे से कैसे, जैसे हवाएं चल रही हैं और तूफान आ रहे हैं और क्या हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, आंधी तूफान जैसे आते रहते हैं ना, तो उससे भी जो चार्ज है वो कुछ ना कुछ ऊपर पहुंचता रहता है। तो चार्ज नीचे भी आता है और ऊपर भी जाता है। ठीक है, तो ये एक इक्विलिब्रियम होता है कि जितना नीचे आ रहा है उतना ऊपर जा रहा है। तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें जो चार्ज है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। ठीक, इसीलिए कभी चार्ज खत्म नहीं होता, क्योंकि जैसे जैसे बिजली गिरती है कहीं तो कहीं ना कहीं आंधी तूफान भी आते हैं। ठीक है, तो उस वजह से बिजली गिरने से चार्ज नीचे आएगा, आंधी तूफान आने से चार्ज ऊपर जाएगा। तो ये होता रहता है, सब साथ साथ होता रहता है। किसी देश में बिजली गिरेगी तो दूसरे देश में आंधी तूफान आ जाएगा, हवाएं चलेंगी। ठीक है, तो उस वजह से क्या है, चार्ज जितना नीचे आता है उतना चार्ज ऊपर जाता है। तो ये इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है। ऐसे लिख सकते हैं इसमें कि the atmosphere is also being charged by the by क्या लिख सकते हैं, थंडर स्टॉर्म्स।
मतलब थंडर स्टॉर्म मतलब आंधी तूफान ये सब हो गए जैसे, ठीक है। और बादल होते हैं, बादल भी आपस में रब करते हैं, तो वो सब बादल क्या हो रहा है उसमें, रबिंग हो रही है तो चार्ज आ जाता है, चार्ज एटमॉस्फेयर में फैल जाता है, तो ये सब होता रहता है, ठीक है। जितना चार्ज ऊपर से आ रहा है उतना चार्ज, मतलब ऊपर से नीचे जितना चार्ज आ रहा है, नीचे से ऊपर उतना चार्ज चला जाता है, ठीक। तो जैसे जैसे ये एटमॉस्फेयर डिस्चार्ज होता है वैसे वैसे एटमॉस्फेयर फिर दोबारा चार्ज होने लग जाता है कहीं ना कहीं से, ठीक। बाय द थंडरस्टॉर्म्स, क्लाउड्स एक्सेट्रा ऐसे लिख सकते हैं, एक्सेट्रा, ठीक है। द डिस्चार्जिंग ऐसे लिख सकते हैं, द डिस्चार्जिंग करंट, द डिस्चार्जिंग current is equal to charging current। मतलब जैसे एटमॉस्फेयर डिस्चार्ज हो रहा है तो साथ में चार्ज भी होता रहता है, तो दोनों के जो करंट है, करंट का मतलब फ्लो ऑफ चार्ज, वो सेम रहता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सी पार्ट। अब डी पार्ट देख लेते हैं। व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी into which the electrical energy of the atmosphere is dissipated during a lightning। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि इसमें तो हिंट बहुत लंबा सा दे रखा है, हिंट भी पढ़ लेते हैं चलो। द अर्थ हैज़ एन इलेक्ट्रिक फील्ड अबाउट 100 वोल्ट पर मीटर, तो पहले दे दिया था। एट इट्स सरफेस इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी इतना, ड्यू टू द स्लाइट कंडक्टिविटी ऑफ एटमोसफेयर अप टू about 50 kilometer, beyond which it is good conductor, about 1800 coulomb is pumped every second into the earth as a whole। The earth however does not get discharged, since thunderstorms and lightning occurring continually all over the globe pump an equal amount of negative charge on the earth। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, वही कहानी सुना दी इसने कि जितना चार्ज ऊपर से नीचे आता है उतना चार्ज सब नीचे से ऊपर भाग जाता है, और वही सब कहानी है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें पूछ रहा है कि व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इनटू विच द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ द एटमॉस्फेयर डिसिपेटेड ड्यूरिंग अ लाइटनिंग। मतलब जब बिजली गिरती है, बादल जब टकराते हैं, बादलों से जो बिजली गिरती है धरती पे, तो कौन कौन सी एनर्जी में वो कन्वर्ट हो जाती है। तो देखो सिंपल है ये, तो कौन कौन सी एनर्जी क्या होता है। एक तो लाइट एनर्जी हो जाएगी, जब बिजली गिरती है तो हमको रोशनी दिखती है ना, लाइट दिखती है, तो लाइट कितना हो जाए, जो बिजली होती है वो जब गिरती है तो हमको रोशनी दिखती है, तो ऐसे बोल सकते हैं कि लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। और सुनाई भी देता है हमको, जब ये ऐसे बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी is converted into लाइट एनर्जी। जब बिजली गिरती है तो लाइट तो दिखती है ना हमको, तो वो लाइट एनर्जी हो गई, ठीक है। और आवाज़ भी सुनाई देती है, साउंड एनर्जी, तो ये साउंड एनर्जी में भी हो गई, साउंड एनर्जी। एंड और हीट भी होती है उसके अंदर, बहुत ज़्यादा हीट होती है। किसी पे बिजली गिर जाती है, जैसे पेड़ पे बिजली गिर गई तो पेड़ जल जाता है, तो वो हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट हो जाती है, तो हीट एनर्जी, ठीक है। लाइट, साउंड एंड हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है बिजली वाली, जब बिजली गिरती है, ठीक। तो ये हो गया हमारा डी पार्ट। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हो गया ख़त्म, और यहाँ पे हमने अपना सेकंड चैप्टर भी ख़त्म कर लिया। हमने सारे एडिशनल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लिए।